आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है अनफ्रूटफुलनेस, यानी फल वाले जो हमारे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके अफलत के क्या कारण हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अनफ्रूटफुलनेस। यानी कि फलत वाले पौधों में, जो फल देने वाले वृक्ष हैं, उसमें अफलत के क्या कारण हैं, यानी फलों के ना लगने के क्या कारण हैं। तो इसके कई सारे केसेस हैं और उसका क्या उपाय है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आइए अपने टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो हमारा टॉपिक है केसेस ऑफ अनफ्रूटफुलनेस एंड देयर रेमेडीज। ठीक है, अफलत के क्या कारण हैं, उनके क्या उपाय हैं, इसके बारे में हम आज आपको सबसे पढ़ाएंगे। तो आइए टॉपिक में हम क्या है आगे डिस्कस करते हैं। अफलत के निम्नलिखित दो कारण होते हैं। ठीक है, देखो क्या है कि हम अपने बाग का जो हमारे फ्रूट ऑर्चर्ड हैं, उनका हम गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, मतलब सही प्रबंधन करते हैं, उनकी सही देख रेख करते हैं। उसमें हम खाद, दवा, पानी, सारी चीज़ें बस जो है वो समय से देते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें अनुकूल दशाएं के होने के बाद भी, सारी चीज़ें पर्याप्त जो है वो देने के बाद भी अगर उसमें फल नहीं लगते हैं तो ये कई सारे कारण जो है वो हो सकते हैं। तो फलों के ना लगने के कई सारे कारण हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन आपसे करते हैं। तो अफलत के कई दो प्रकार के कारण होते हैं। पहला आपके भीतरी कारण, जिसको हम इंटरनल केसेस कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल केसेस, यानी बाहरी कारण। तो अफलत के निम्नलिखित दो कारण हो सकते हैं। मतलब एक क्या होता है आपके, एक हो गया है इंटरनल केसेस हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल यानी बाहरी कारक। तो भीतरी कारक और बाहरी कारक, यानी कि आंतरिक कारक जिसको कह सकते हैं, आंतरिक कारक यानी इंटरनल फैक्टर्स, और एक्सटर्नल फैक्टर यानी बाहरी कारक। तो आंतरिक कारक कौन कौन से हैं, पहले हम भीतरी कारक के बारे में जानते हैं, यानी कि आंतरिक कारक जो है, यानी भीतरी कारक कौन कौन से हैं, वो कौन से हैं। ठीक है, तो भीतरी कारण में ये आ सकता है कि ऐसे कारण जो कि पौधे की भीतरी परिस्थितियों से संबंध रखते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, आंतरिक कारण। ठीक है, ऐसे कारक जो कि वृक्षों के आंतरिक भागों से, ठीक है, इंटरनल पार्ट से संबंध रखते हैं, उसे हम आंतरिक कारक जो है वो कह सकते हैं। जैसे कि आपकी बंधता, स्टेरिलिटी जिसको कहते हैं, ये बंधता क्या होती है। ठीक है, बंधता जिसको स्टेरिलिटी या बांझपन भी के नाम से भी जाना जाता है। तो जब दो पौधे अगली संतान पैदा करने की क्षमता होती है, ठीक है, तो प्रत्येक जो है पौधों में अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो जब वो संतति को उत्पन्न करते हैं तो उसे फर्टिलिटी कहते हैं, और जब संतान उत्पत्ति की उनके अंदर जो है वो संतान नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, बंधता कहते हैं। तो जब पौधे में अगली संतान पैदा करने की क्षमता नहीं होती है तो उसे क्या कहा जाता है, स्टेराइल कहा जाता है, यानी कि बांझ कहा जाता है, और पौधा कहते हैं, बांझ पौधा कहते हैं, और इस दशा को क्या कहा जाता है, स्टेरिलिटी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो है वो स्टेराइल कहा जाता है, स्टेरिलिटी कहा जाता है। तो जब जो है वो आपके हमारे पेरेंट्स के अंदर जो बच्चे देने की क्षमता होती है, ठीक है, तो वो नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं, बांझपन या बंधता कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से फल वाले पेड़ पौधों में जो है वो अगली संतान पैदा करने की क्षमता अगर नहीं पाई जाती है तो ऐसे पौधों को जो है वो स्टेराइल प्लांट्स जो है वो कहते हैं, और इस दशा को स्टेरिलिटी कहा जाता है। इसके बाद तो बंधता जो होती है वो कई कारण से होती है। ठीक है, ये एक प्रकार का आंतरिक कारण होता है, तो उसे कई सारे जो है वो जेनेटिक कारक भी हो सकते हैं, और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कई कारण से जो है वो बंधता पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर आप दूसरा क्या आता है, ड्यू टू जेनेटिकल इन्फ्लुएंस और हेरिडिटरी। तो हम दूसरा जो फैक्टर है हमारा पैतृक जो कारण होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, जेनेटिकल फैक्टर कह सकते हैं, अनुवांशिक कारक भी हम कह सकते हैं। तो अनुवांशिक कारक ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के जो है वो अनुवांशिक गुणों को रिलेटेड करते हैं। ठीक है, जो माता पिता के अनुवांशिक गुण से प्रभावित होते हैं। ठीक है,
अनुवांशिक गुण क्या होते हैं? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते रहते हैं। यानी माता पिता से बच्चों में, बच्चों से फिर अगर उनकी अगली पीढ़ी में, तो एक दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित कहते हैं। तो इन अनुवांशिक गुणों में परिवर्तन आ जाने के कारण, पैतृक गुणों में परिवर्तन आ जाने के कारण जब फलत नहीं प्राप्त होती है फल वाले पौधों में, तो उसे पैतृक कारण जो है वो कहा जाता है, पेरेंटल फैक्टर्स भी कहते हैं। तो पैतृक गुण बच्चे में हस्तांतरित हो जाते हैं तो उसे हेरिडिटरी कहते हैं। यह निम्न तरह से बंधुता को बढ़ाती है। किस प्रकार से बढ़ाती है? प्रसंस्करण पैदा होने से, ड्यू टू हाइब्रिडिटी। ठीक है, कुछ पौधों की जातियां वंशीय गुण द्वारा भी प्रोटोप्लाज्म की बनावट के अनुसार स्वयं बंधित सेल्फ स्टाइल होती हैं। अध्ययन द्वारा ऐसा पता चला है कि बंधुता पौधों में पराग के निर्माण के समय क्रोमोसोम्स की असमान ऑड संख्या वितरण होने से पैदा होती है। ठीक है, टर्शियरली। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा जाता है कि कुछ पौधों में वंशीय गुण द्वारा जो है वो प्रोटोप्लाज्म की बनावट में भिन्नता होती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या घटने या बढ़ने से भी कई प्रकार के परिवर्तन जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म की बनावट में, सेल में, कोशिका में प्रोटोप्लाज्म की बनावट में अंतर होने के कारण एवं क्रोमोसोम की संख्या के बढ़ने या घटने के कारण भी ये स्टेरिलिटी जो है वो, बंधुता जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आपका ट्रच अर्ली पीच में होता है एवं वाइल्ड गूस प्लम में होता है। क्या होता है? जंगली जो आपकी प्लम होती है उसमें होता है कि मिलाप से पैदा होने वाले प्रसंस्करण को म्यूल कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहता है कि अलग अलग जो है वो जातियों में जैसे कि मीटिंग हो जाती है, परागण हो जाता है, तो उसके पश्चात भी जो है वो जो संतति होती है वो स्टाइल हो जाती है। जैसे आपकी ट्रूथ अर्ली पीच में और वाइल्ड गूज प्लम में जो है वो उसके मिलाप हो जाने के कारण म्यूल के नाम से पुकारा जाता है। इसमें बहुत से फूल पैदा हुए लेकिन वे सभी बिना गर्भ केसर वाले थे। पुंग केसर की संख्या फूल अधिक थी लेकिन सभी खराब थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब असमान क्रोमोसोम की संख्या में असमान वितरण होने के कारण उसमें मेटिंग की क्रिया, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया सक्सेसफुली और उसमें फल जो है वो नहीं बनते। तो ये भी कारण होते हैं, ये अनुवांशिक हेरिडिटरी फैक्टर या पैतृक कारण भी कहे जा सकते हैं। दूसरा क्या है? मिलने में असमर्थता होने के कारण। मिलने में असमर्थता होने के कारण यानी इसे कहते हैं ड्यू टू इनकम्पेबिलिटी। ड्यू टू इनकम्पेबिलिटी में क्या होता है? जब संतान के फूलों के मुख्य अंग कुछ पैतृक गुणों के कारण आपस में मिलने से असमर्थ हो जाते हैं, जिसे बंधुता हो जाती है। ठीक है, तो इनकम्पेबिलिटी में क्या होता है कि कुछ पैतृक गुणों के कारण जो है वो फूलों के, प्लांट्स के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपस में सम्मिलन यानी मिलन उनका नहीं हो पाता है, जिसके कारण से फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं हो पाती है और गैमेट्स का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम इनकम्पेबिलिटी फैक्टर भी कहा सकता है। इनकम्पेबिलिटी में पराग तथा गर्भाशय में एक ही प्रकार की क्रिया होने से पौधों में फल जो है वो नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब सम्मिलन नहीं हो पाता है, इनकम्पेबिलिटी के कारण जो है वो इसमें जो है वो परागण क्रिया जो है वो नहीं होने पाती है पुष्पों में, जिसके कारण से फल जो है वो नहीं बन पाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम पौधे की भीतरी परिस्थिति कारण, ठीक है, ये ड्यू टू फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑफ फिजियोलॉजिकल केसेस। तो अभी हमने आपको पढ़ाया जो है वो कुछ आंतरिक कारक। अब इसमें हम कुछ अन्य भीतरी परिस्थितियों के कारण, कुछ पौधे की भीतरी परिस्थितियाँ भी होती हैं जिनके कारण से जो है वो अफलत आ जाती है फल वाले पौधे में। तो जैसे कि पौधे के अंदर कुछ खास परिस्थितियाँ पैदा हो जाने से बंधुता आ जाती है, यानी कि इन स्टेराइल जो है वो आ जाती है। अब ये भीतरी कारक कौन कौन सी परिस्थितियाँ बनती है? जैसे कि पराग नलिका की धीमी वृद्धि, स्लो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। जो पराग नलिका होती है, ठीक है, जो पॉलन ट्यूब होती है, पराग नलिका होती है, उसकी धीमी वृद्धि के कारण भी परागण क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, जिससे फल नहीं लगते हैं। शीघ्र व देर से परागण, प्रीमेच्योर और डिलेड पॉलिनेशन। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं शीघ्र व देर से परागण होने के कारण जो है वो, तीव्र से या देर से परागण होने के कारण भी आपका जो है वो
पॉलिनेशन क्रिया जो है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, शीघ्र या देर से परागण होने के कारण भी पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो है वो नहीं हो पाती है। इसके कारण फिर पौधे में खास तत्वों की कमी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो अपना प्रभाव निम्न प्रकार से दिखाती हैं। यानी कि पौधों में कुछ खास तत्व होते हैं, NPK, ठीक है, कुछ मेजर एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स की कमी के कारण भी पौधे में कभी कभी उनकी कमी रह जाती है कुछ भागों में, प्लांट्स में, जिसके कारण से उसमें वो जो है उस इमेच्योर रह जाते हैं उनके कुछ भाग, जिससे परागण क्रिया नहीं हो पाती है और उससे फल जो है वो नहीं बनते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके कारण जो है वो पराग में खराबी आ जाने के कारण अधिकांश भाग बेकार हो जाता है, गर्भाशय खराब हो जाता है, अफलत के कारण तथा उनके उपाय। ठीक है, फल विभिन्न दशाओं पैदा होने से गिर जाते हैं, अधिक ओजस्वी, अधिक कमजोर फल, खूटियाँ पैदा होना। तो कई सारे कारण हो सकते हैं, भीतरी कारण हो सकते हैं, जिसके कारण से जो है वो जिसके कारण से अफलत की दशा हो जाती है। ठीक है ना, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्टर्स हैं जैसे कि एक्सटर्नल केसेस में आते हैं। तो अभी आपने इंटरनल केसेस, आप अनफ्रूटफुलनेस पढ़ा, आंतरिक कारक जो अफलत के थे। अब ये कारक जितने हैं, जो फैक्टर्स हैं, ये बाहरी कारक हैं, यानी फलत न होने के कारण बाहरी कारण कौन कौन से हैं। तो बाहरी कारण में जैसे कि इसके अंदर ऐसे कारण सम्मिलित हैं जो पौधों की केवल बाहरी परिस्थितियों से संबंध हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं जो बाहरी फैक्टर से रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड जो है वो होते हैं। जैसे कि आप खाद्य पदार्थ की अनिश्चित मात्रा, जो उनके फूड मटेरियल हैं, खाद्य पदार्थ की अनिश्चित मात्रा, डिफेक्टिव न्यूट्रिएंट्स सप्लाई, पौधों में कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन का अनुपात, C अनुपात में बिगड़ जाने से पौधों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। जैसे कि कम कार्बोहाइड्रेट तथा कम नाइट्रोजन होने से पौधों में वृद्धि और फलत कम होगी, अधिक नाइट्रोजन और अधिक कार्बोहाइड्रेट द्वारा वृद्धि अधिक लेकिन फलत नहीं होगी। इससे पौधे जिनमें कार्बोहाइड्रेट, तो कहने का ये मतलब है कि खाद्य पदार्थों की अनिश्चित मात्रा होने के कारण, अनिश्चित मात्रा में कि जो खाद्य मात्रा है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स की मात्रा जो है, अगर उसकी कमी हो जाती है या उसकी अधिकता हो जाती है पौधों में, तब भी जो है वो फलत कम हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की बात करें कि हम आपके फल वाले वृक्ष में नाइट्रोजन देते हैं, इसकी, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा की कमी हो जाती है तो फिर वृक्षों की वृद्धि सही से नहीं हो पाती है, जिससे कि उसमें फल कम लगते हैं। और नाइट्रोजन की अगर अधिकता हो जाती है तो ओवर ग्रोथ हो जाती है, ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जिससे कि क्या होती है, जब ओवर वृद्धि भी हो जाती है तब भी फल कम लगते हैं। ठीक है, तो कमी या अधिकता से दोनों से ही प्रभावित होता है फलत। इस प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट कम CN जो रेशियो होता है, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो बिगड़ जाता है, और कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात को प्रभावित होने के कारण फलत जो है वो कम लगती है। ठीक है, CN जो रेशियो होता है उसमें डिफरेंट हो जाने के कारण, कमी अधिकता हो जाने के कारण जो है वो CN जो रेशियो होता है वो जो है वो बिगड़ जाता है, जिससे फलत जो है वो कम हो पाती है आपके फ्रूट प्लांट्स में। और वनस्पति इस प्रकार से केरस एंड क्रैबिल जो है वो 1918 में टमाटर के अंदर किया था। तो ये जो CN रेशियो का है जो है ये पता किसने, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसमें टमाटर के पौधे में रिसर्च जो है वो किया था 1918 में। इसके बाद क्या है, कृंतन तथा रोपण, प्रूनिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब प्रूनिंग एंड ग्राफ्टिंग का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग का, जैसे जब पौधों में अधिक गहन कृंतन की जाती है तो पत्तियों के कम हो जाने से कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन रुक जाता है, जो फलत के लिए जरूरी है। फूल आने के थोड़े ही दिनों बाद पहले कृंतन करने से विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि प्रूनिंग करने से, ठीक है,
आपके प्रूनिंग करने से आपके जो है प्लांट्स में जब हम आपकी कटाई छटाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि नई शाखाओं की वृद्धि का प्रमोट करता है, और जो कार्बोहाइड्रेट का सर्कुलेशन होता है प्लांट्स की बॉडी में वो ओवर ना हो करके जो हमारी मुख्य टहनी है जहाँ से फल बनने हैं उसको ज़्यादा प्रमोट करता है, और इससे फल जो है वो बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जो अनावश्यक टहनियाँ होती हैं वहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स का मोमेंट होता है वो ना हो करके जो आवश्यक टहनियाँ हैं केवल जहाँ फल लगने हैं वहाँ उसका प्रभाव होता है, जिससे कि फल जो है वो ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा ही टिकते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रूनिंग का भी प्रभाव जो है वो पड़ता है। और एक चीज़ और है कि रोग ग्रसित जो मूलवृंत तथा शाख के मिलाप से रोपण किया जाता है तो पौधे खराब पैदा होते हैं जो कि फलत कम देते हैं। तो ये भी कहना सही है कि जो रोग ग्रसित टहनियाँ होती हैं अगर हम प्रूनिंग नहीं करते हैं, छटाई निकृंतन नहीं करते हैं प्लांट में, तो जो रोग ग्रसित टहनियाँ होती हैं, ठीक है, रोग से प्रभावित टहनियाँ होती हैं वो रोगग्रस्त कर देती हैं बाकी टहनियों को भी, जिससे उसमें रोगग्रसित टहनी होगी तो उसमें फल बिल्कुल नहीं लगेंगे, इससे भी अफलत प्रभावित। तो अगर हम सही काट छाट करते हैं तो भी रोग से जो है वो काट छाट करने से इस प्रकार से फलत जो है वो प्रभावित हो सकती है। तो इस प्रकार से भी ये देखा गया है। और एक चीज है कि अगर हम फूल आने के थोड़े ही दिन बाद पहले कृंतन के विपरीत प्रभाव है, अगर उसमें मान लीजिए फूल आ रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है प्लांट में, तब हम अगर कटाई छटाई कर देते हैं तो उससे फल जो है वो कम लगते हैं। तो सही से अगर समय पे हम कटाई छटाई करते हैं कि टहनियों का विकास हो जाए समय से, तो उसमें फल लग जाएंगे। अगर आप लेट जो है वो प्रूनिंग कर रहे हैं कि उसमें फूल आ रहे हैं तब आप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में फल जो है वो कम लगते हैं। ठीक है, तो उसका प्रूनिंग का भी एक आइडियल टाइम होता है जिससे हम सही रूप से फलत को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वातावरण, बहुत से फल वाले पौधे एक क्षेत्र में फल देते हैं लेकिन दूसरे क्षेत्र में नहीं। यह दशा वातावरण की परिस्थितियों के बदल जाने के कारण होती है। तो इन्वायरमेंटल का लोकेलिटी का भी प्रभाव पड़ता है कि बहुत सारे ऐसे फल वाले पौधे होते हैं जो किसी विशेष वातावरण में फल तो देते हैं लेकिन अगर दूसरे इन्वायरमेंट में उनको पहुंचा दिया जाए तो वहाँ फल नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये क्लाइमेटिकल कारक हो सकता है, ये आपका जियोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, मतलब वातावरण की दशाओं में परिवर्तन हो जाने के कारण भी ये जो है वो फलत नहीं देते हैं। मतलब कि एक स्थान पे जहाँ पर उन्हें उचित वातावरण की दशाएं प्राप्त होती है वहाँ तो फल देते हैं, लेकिन अदर स्थान पे जाने पे उनकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं जिससे कि वो फल नहीं देते हैं। तो वातावरण का भी प्रभाव जो है वो फलत पे पड़ता है फल वाले पेड़ पौधों में। अगला क्या है, मौसम का, सीजन का। तो स्थान तथा वातावरण बदल जाने से पौधों की फलत का मौसम भी बदल जाता है जिससे पौधों दूसरी जगह उसी मौसम में फल देने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, तो मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। मौसम के अंदर जो है वो बरसात आते हैं, तापक्रम आते हैं, ठीक है, आर्द्रता आती है, नमी आती है, तो ये जो मौसम की दशाएं होती हैं उसके कारण भी फलत क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, जो किसी विशेष मौसम में वो फल देता है और स्थान वातावरण बदल जाने से, उसका स्थान और वातावरण चेंज कर देने से, मौसम की दशाएं चेंज हो जाने से भी फलत नहीं देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी फलत प्रभावित हो सकती है मौसम के कारण। और अगला क्या है, पौधे की उम्र तथा शक्ति, एज एंड विगोर ऑफ प्लांट्स। तरुण अवस्था में पौधे अधिक शक्तिशाली होने की वजह से अच्छी फलत देते हैं। ये तो आप कह सकते हैं कि पौधों की उम्र और शक्ति जो होती है, पावर होता है, विगर जो प्लांट का होता है, वो भी कहीं ना कहीं फलत को प्रभावित करता है। जो नए फल हैं, ठीक है, युवा पौधे होते हैं, वो फलत अच्छी देते हैं, लेकिन जो पुराने पौधे हो जाते हैं यानी कि वयोवृद्ध हो जाते हैं जो पौधे, उनकी फलत की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। तो उनकी शक्ति, उनका विगर, ठीक है, वो फलत को भी प्रभावित करती है। तो उम्र का प्रभाव जो है वो फल वाले वृक्षों पर भी पड़ता है। ठीक है, युवा पौधे अच्छी फलत देते हैं, लेकिन जो अधिक उम्र के फल हो जाते हैं तो वो पुराने वृक्ष हो जाते हैं, उनके फल देने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, और उनकी शक्ति भी कम हो जाती है। जैसे जैसे उनकी शक्ति क्षीण होती जाती है
वैसे वैसे उनकी फलत भी कम होती जाती है। तो इस प्रकार से एज का भी, उम्र का भी प्रभाव जो है वो फल वृक्षों पर पड़ता है। इसके कारण वह है फिर तापक्रम, टेम्परेचर। तो तापक्रम में कम या अधिक हो जाने से भी पराग ले जाने वाले कीटे शिथिल पड़ जाते हैं। परागण एवं गर्भाधान क्रिया न होने के पौधे फल पैदा नहीं होते हैं। बहुत सी पत्ती गिराने वाले फल, डिसीडियस फ्रूट ट्री जैसे सेब, नाशपाती, चेरी, आलू बुखारा, ठीक है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 10 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कुछ अधिक तापक्रम पर ही उग पाते हैं। ठीक है, तो तापमान का प्रभाव कहीं ना कहीं फल वृक्षों पर पड़ता है। ठीक है, अधिक तापमान होने के कारण जो परागण की क्रिया होती है, जिसको पॉलिनाइजर्स जो होते हैं, तमाम प्रकार के कीट होते हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, भौरे होते हैं और तमाम प्रकार के कीट होते हैं, वो प्रभावित होते हैं तापमान से। तो जहीं से पॉलिनाइजर्स जब प्रभावित होते हैं तो पॉलिनेशन की क्रिया भी, परागण की क्रिया भी आपके फल वाले वृक्षों में प्रभावित होती है, जिससे फल जो है वो कम बनते हैं। तो तापक्रम के घटने या बढ़ने से भी परागण की क्रिया जो है वो घटती बढ़ती है, जिससे कि फलत प्रभावित हो जाती है। तापक्रम का प्रभाव पड़ता है कि जैसे आपका सेब है, सेब में परागण जो है लो टेम्परेचर पे अच्छा होता है और जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो परागण क्रिया प्रभावित हो जाती है, जिससे कि फल जो है वो कम लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो तापमान का भी असर जो है वो परागण की क्रिया पे पड़ता है, जिससे फलत पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगला फैक्टर से लाइट की बात करें, प्रकाश। तो जहाँ पर बाग घने होते हैं या जहाँ प्रकाश पौधे को नहीं मिलता है तो कुछ बहुत सी कलियाँ जमीन पर गिर जाती हैं एवं कार्बोहाइड्रेट कमी के कारण फूल तथा फल कम पैदा होते हैं। तो प्रकाश की बात करें कि जहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश घना होता है, फल वृक्ष घने होते हैं, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि डेंसिटी ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होता है, बाग की उचित दूरी पर नहीं लगाते जब लोग, ठीक है, जैसे मान लीजिए उद्यान है तो उनको एक निश्चित दूरी पर पौधों को लगाना चाहिए, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो पाएगी और उनको प्रत्येक भाग को, पौधे के प्रत्येक भाग को प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अगर उसमें बाग में सही रूप से प्रकाश नहीं जा रहा है, एक दूसरे पौधे आपस में सटे हैं, प्रकाश की कमी हो जाती है, तो भी फलत प्रभावित होती है। ठीक है, तो प्रकाश से होने वाली जो क्रियाएं होती हैं प्लांट के अंदर वो संपन्न नहीं हो पाती हैं, जिससे कि फलत नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसके कारण भी जो है वो फलत जो है वो प्रभावित होती है। इसके बाद पानी का अनुपात बिगड़ जाना, डिस्टर्बेंट वाटर कंडीशन। ठीक है, तो वातावरण में कम नमी, ऊंचा तापक्रम, तेज हवाएं, भूमि में नमी का अभाव होने से फूलों या फलों के जुड़ाव बिंदु पर एब्सिसियन लेयर बनने से वे गिरने लगते हैं। ठीक है, तो पानी का अनुपात जो है कम ज़्यादा कैसे होता है, वातावरण में कम नमी होने से, ऊंचा तापक्रम होने से, तेज हवाएं चलने से। ठीक है, तो तमाम प्रकार से जो है वो कारण जो होता है तापक्रम से, नमी, तो तापक्रम की अधिकता या कमी से, ठीक है, और हवाएं चलने से, लू चलने से जो है जो पानी की मात्रा होती है वो कहीं ना कहीं पौधों में प्रभावित होती है, उसकी अधिकता कमी होती है, जिसके कारण जो है वो फलत जो होती है, फूलों और फलों का जो जुड़ाव बिंदु होता है, एब्सिसियल लेयर होती है, वो गिरने से जो है वो फलत प्रभावित होती है। यानी कि फल गिर जाते हैं, जिससे कि सही से जुड़ाव नहीं हो पाता है फूल और फल का, जिससे क्या होता है फल गिर जाते हैं और फल वृक्ष जो है वो वृक्षों में फल कम लगते हैं। तो इसके कारण भी, पानी के अनुपात बिगड़ जाने के कारण भी फलत प्रभावित होती है। इसके अलावा फूलने के समय वर्षा होना। ठीक है, जब पुष्प आ जाते हैं पेड़ में, बौर आने के समय अगर वर्षा हो जाने से बहुत से फूल नीचे गिर जाते हैं और बहुतों के परागण घुल जाते हैं, जिससे कि फल पैदा कर असमर्थ हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब पुष्प बनते हैं फल वाले पौधों में, जब वृक्षों में जब पुष्प आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, आम में बौर आ जाते हैं, अगर उस समय बरसात हो जाती है तो क्या होते हैं कि उसमें बहुत सारी परागण की जो क्रिया है वो नहीं बन पाते हैं, बहुत सारे परागण जो पॉलन होते हैं वो गिर जाते हैं ज़मीन पर, जिससे कि परागण क्रिया प्रभावित हो जाती है। या फिर परागण हो भी गया तो उसमें फंगस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है,
फंगस जो है वो कवक बन जाते हैं, जिससे क्या होता है पुष्प नष्ट हो जाते हैं और उसमें फल जो है वो बिल्कुल नहीं लग पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कई प्रकार की बीमारियां उसमें लग जाती हैं, ज़्यादा नमी आने के कारण फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें फल जो है वो नहीं लग पाते हैं। तो ये भी एक कारण जो है वो प्रमुख कारण हो सकता है। हवा की बात करें विंड की, तो वैसे हवा परागण में सहायता करती है, लेकिन जब यह अधिक तेज चलती है तो फूलों को जमीन पर गिरा देती है, जिससे पौधों की फसल नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो हवा के कारण भी परागण जो है वो प्रभावित होता है। तो अधिक तेज चलती है तो फूलों का जमीन पर गिर जाती है, जिससे पौधों की फसल नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो हवा जब तेज चलती है, हवा के जो है वो हवा के तेज चलने से भी परागण क्रिया प्रभावित हो जाती है, और हवा की गति जब तेज होती है तो फूल जो है ज़मीन पर गिर जाते हैं। परागण जो है ज़मीन पर, जो पॉलेंस होते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिसके कारण से जो है वो परागण क्रिया प्रभावित होती है और फल क्या होते हैं, कम बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इसके हो सकते हैं। बीमारियों एवं कीड़ों का प्रभाव, ठीक है, तो जैसा कि मैं बताया जो है वो कई सारी फूलों में बीमारियां लग जाने के कारण, कीटों के ज़्यादा प्रभाव हो जाने के कारण, ठीक है, फंगस इन्फेक्शन के द्वारा फलों में से कज्जली रोग हो गया। ठीक है, कई प्रकार के कीट जो है वो कीट होते हैं, सकिंग पेस्ट होते हैं, मिली बग्स होती हैं। सकिंग पेस्ट जो रस चूसने वाले कीट होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलेंस को रस चूस लेते हैं, जिससे फूल बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं और उसमें फल बनने की क्षमता नहीं रह जाती है। तो इस कारण से भी जो है वो ये कई सारे कीट और बीमारियों का प्रकोप हो जाने के कारण भी ये जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, असमय वर्षा हो जाने के कारण जो है वो कवक का विकास हो जाता है फलों पर। ठीक है, तो उसके कारण भी जो है वो प्रभावित होता है। और चींटियाँ भी होती हैं, कई प्रकार के फूलों का रस चूस लेती हैं, जिससे परागण सूख जाते हैं, परागण यानी पॉलन सूख जाते हैं और उसमें परागण क्रिया नहीं हो पाती है। तो कीट एवं बीमारियों का भी प्रभाव जो है वो फलक का कारण जो है वो हो सकता है। अगला है फूल आने के समय छिड़काव, स्प्रेइंग एट फ्लावरिंग टाइम। ठीक है, तो फूल आने के समय जो है वो कम से कम दवा का छिड़काव करना चाहिए, रासायनों का कम छिड़काव करना चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज में अगर हम रासायनों का छिड़काव ज़्यादा करते हैं, ठीक है, जो है अगर छिड़काव ज़्यादा करते हैं हाई डोज पे, ज़्यादा हाई डोज पे हम पुष्पों पर केमिकल्स का स्प्रे करते हैं, तो उससे भी फूल क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिससे परागण क्रिया प्रभावित हो जाती है। अगर फ्लावरिंग मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, सब्जियों में अगर पुष्प आए हैं और आप क्लोरोफायरीफास दवा डालते हैं, क्लोरोफायरीफास इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो फूल क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिससे फल बिल्कुल नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से परागण की क्रिया प्रभावित हो जाती है। और कई सारे घातक जो रसायन होते हैं उसका स्प्रे हम करते हैं, तो जो हमारे पॉलिनाइजर्स होते हैं, जो पॉलन को क्रिएट करने वाले, ठीक है, परागण क्रिया को संपन्न करने वाले कीट होते हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, एंड्स होती हैं और आपके भौरे होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं या फूल पे बैठते ही नहीं हैं, जिससे परागण क्रिया प्रभावित होती है और फल जो है वो अफल जो है स्ट्राइल हो जाते हैं, यानी कि फलत हमको कम प्राप्त होती है, बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होती है। तो ये भी आपके कारण होते हैं। चलिए, ठीक है, अब इसके बाद बात करें नियंत्रण के उपाय की, यानी कि नियंत्रण के उपाय यानी कंट्रोल मेजर्स की बात करें। ठीक है, तो अभी तक आपको मैंने पढ़ाया जो है वो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो है फलत नहीं प्राप्त होती है। तो हमने आपको कुछ इंटरनल फैक्टर्स बताए, कुछ एक्सटर्नल्स बताए, यानी आंतरिक कारक और बाहरी कारक। अब हम आपको बताएंगे कि आपके नियंत्रण के क्या उपाय हैं, कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। ठीक है, तो नियंत्रण के क्या उपाय हैं, कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसमें क्या है कि मूल कृंतन, रूट प्रूनिंग। ठीक है, रूट प्रूनिंग की बात करें, अब हम इसका कैसे नियंत्रण करेंगे, यानी कि अफलत की दशा अगर हमारे फल वाले वृक्षों में हो गई है तो उसको हम कैसे कम करेंगे। ठीक है, उसका उपाय क्या है, तो कुछ उपाय हम आपको बताएंगे, जो हम उपाय करके जो है वो अफलत की दशा से अपने फल वाले वृक्षों को बचा सकते हैं। जैसे कि
रूट प्रूनिंग। रूट प्रूनिंग क्या होता है? इस कार्य में पौधे के तने के चारों तरफ फैलाव की दूरी पर 60 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर गहरी खाई खोद दी जाती है। यह क्रिया फूल आने से 1.5 माह पहले की जाती है। खाई को पार करने वाली सभी जड़ें काट दी जाती हैं। कुछ दिनों उपरांत खाई को खाद तथा मिट्टी के मिश्रण से भरकर हल्की सिंचाई कर दी जाती है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाने पर फलत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो प्रूनिंग क्या होता है? प्रूनिंग की दशा हमने पहले ही बता दी है कि जो अनावश्यक डालें होती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का पूरे बॉडी में जो ट्रांसफॉर्मेशन, पूरे बॉडी में जो फैलाव होता है, प्रत्येक टहनी में जो फालतू शाखाएं होती हैं उसको काट देने से क्या होता है? नई शाखाओं को प्रमोट होती हैं, और नई शाखाएं प्रमोट होती हैं तो उसमें फल जो है वो ज़्यादा लगते हैं। तो अनावश्यक जो कार्बोहाइड्रेट पूरे बॉडी में फैलता है वो ना जा करके जो मुख्य शाखा है, जो फल देने वाली शाखा है, वहीं पर जाता है, जिससे फलत आती है अच्छी प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार खाई खोद या खाई मिट्टी में मिश्रण से भरकर हल्की सिंचाई कर दी जाती है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाने से फलत अच्छी प्राप्त होती है। तो जो अनावश्यक टहनियाँ रूट प्रूनिंग कर देने से, जड़ों कटाव हो जाने से, उसमें क्या होता है कि उसमें हम अच्छी तरह से खाद वगैरह डाल देते हैं, फिर नई शाखाएं निकलती हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें फलत की दशा जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद फिर क्या होता है कि रिंगिंग बोलते हैं, वलयन। रिंगिंग में क्या क्या आता है? वलयन में इस कार्य में वृक्षों की शाखाओं के चारों तरफ 1 से 15 सेंटीमीटर चौड़ी वलय यानी कि रिंग बना देते हैं। वलय बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि कैम्बियम तथा ऊपर की छाल ठीक प्रकार से हट जाए तथा जाइलम या लकड़ी को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचे। ऐसा करने से पत्तियों द्वारा तैयार किया गया कार्बोहाइड्रेट वलय के ऊपर भाग में इकट्ठा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा बढ़ जाने की फलत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इस कार्य वृक्षों शाखाओं की तरफ से 1 सेंटीमीटर 15 रिंग बना देते हैं। ठीक है, तो वृक्ष की शाखाओं में जो है वो 1 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक जो है वो रिंग बना देते हैं। रिंग बनाने से जाइलम नलिकाएं खुल जाती हैं और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो शीर्ष कलिका जो बड्स होती हैं वहाँ पर बढ़ जाती है, जिससे फलत जो है वो होने लगती है। तो इसी कारण से रिंगिंग करने से भी जो है वो फलय की क्रिया जो है वो अफलत की दशा नष्ट हो जाती है और पौधों में फलत जो है वो हो जाती है। अगला क्या है? नोचिंग। नोचिंग के द्वारा इस क्रिया में कली के नीचे या ऊपर अंग्रेजी के वी अक्षर की शक्ल बना दी जाती है। कैसे बना देते हैं? अंग्रेजी के वी अक्षर की शक्ल कहाँ बना दी जाती है? कली के नीचे या ऊपर अंग्रेजी के वी बना दी जाती है। यह काटन छिलके बार को हटाते हुए बनाया जाता है, जो फूलों और फल कलिकाओं में परिवर्तित करने में मदद होता है। और बहुत से मनुष्य कहना है कि नोचिंग की क्रिया अंजीर में कली के ऊपर करने से वानस्पतिक वृद्धि होती है, जिस पर फल पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो जो ऊपर की कलिका होती है, बड्स होती हैं, वहाँ की छाल को हटा करके उसके तने में वी शेप में जो है वो बना दिया जाता है, जिससे उसकी जो है वो उसमें ऊपरी शाखाओं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण फलत जो है वो होने लगती है। ये चीज़ हमने किस में देखा है? अंजीर में ये चीज़ें जो है वो सफल पाई गई है। तो नोचिंग के द्वारा भी फल वाले वृक्षों में अफलत की दशा को कम किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखेंगे कि कई सारे जो है वो जैसे कि आप कटिंग करके, प्रूनिंग करके, पॉलिनाइजर्स की मात्रा को बढ़ा करके इसमें हम जो है वो ज़्यादा फलत जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो पराग देने वाले वृक्षों को लगाना, जैसे कि प्लांटिंग ऑफ पॉलिनाइजर्स। तो जो पराग देने वाले वृक्ष हैं, फूल वाले वृक्ष हैं, उनको ज़्यादा आसपास लगाना चाहिए। जहाँ पर भी उद्यान हो, बाग बगीचे हों, ठीक है, फल वाले पेड़ पौधे हों, वहाँ पर अगर हम फूल पुष्प वाले वृक्षों को हम लगाते हैं जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो मधुमक्खियों को, भंवरों को, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो वहाँ पर आकर कीट बहते हैं, जिससे पॉलिनेशन की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो हाईली पॉलिनाइजर्स क्रॉप हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं इस प्रकार से, जैसे ये सारे जो है ये हमारे पॉलिनेटर्स होते हैं, जो पुष्प वाले पेड़ पौधे हैं, उनको फल वृक्षों के आसपास, जो हमारे उद्यान हैं उसके आसपास जो है वो
पुष्प वाले पेड़ पौधों को लगाने से जो पॉलिनाइजर्स होते हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं और आपके तमाम प्रकार के जो कीट होते हैं, जो पॉलिनाइजर्स होते हैं, वो आकर के आकर्षित होते हैं और वो हमारे बागों में जा कर के हमारे बाग के फल वाले पौधों के पुष्पों में बैठते हैं, जिससे पॉलिनेशन क्रिया जो है वो ज़्यादा संख्या में होती है और फलत जो है वो शीघ्र और ज़्यादा लगती है। तो इस प्रकार से हम अफलत की दशा को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमको ध्यान देनी चाहिए। या पराग ले जाने वाले कीटों को रखना। ठीक है, यानी कि बाग में पराग ले जाने वाले कीटे जैसे मधुमक्खी, भौरे, तितली इत्यादि पालना चाहिए, इससे परागण क्रिया शीघ्र हो जाती है। ठीक है, आप देखते होंगे हमारे बिहार राज्य में जो लीची के उद्यान हैं और हमारे यूपी में भी तमाम प्रकार के जो हमारे आम के उद्यान हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, मधुमक्खियों को लगाते हैं, मधुमक्खियों के छत्तों को रखते हैं, मधुमक्खियों की कॉलोनियों को रखा जाता है। तो उससे क्या होता है, मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। जो हमारे फल वाले वृक्ष हैं उनके पुष्पों से मधुमक्खियाँ परागण कर शहद का निर्माण करती हैं और बाग में पॉलिनेशन क्रिया जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से जो है वो हमको शहद भी प्राप्त होता है और हमारे बाग में पॉलिनेशन भी अच्छा होता है, जिससे फलत अच्छी प्राप्त हो जाती है। तो बाग के अंदर मधुमक्खियों को पालना चाहिए, तो जिससे क्या होता है, पॉलिनेशन जो है वो अच्छा होता है और फलत अच्छी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो है वो इन कीटों को जो है संरक्षित करना चाहिए। समय पर कर्षण क्रियाएं करना, टाइमली एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। तो सिंचाई, खाद, निराई, गुड़ाई इत्यादि क्रियाएं जो होती हैं वो समय पर करनी चाहिए, जिससे वृद्धि तथा फलत को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो बागों में, फल वाले उद्यान में सिंचाई, निराई, गुड़ाई, खाद देना, ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो समय से करना चाहिए। टाइमली हम करेंगे तो फल वाले पेड़ पौधों की वृद्धि अच्छी होगी, जिससे क्या होगा, फलत अच्छी प्राप्त होगी। तो ये सारी प्रक्रिया जितनी भी है, ये समय से, टाइमली और अच्छी तरह से अगर हम गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करेंगे तो बाग में हम अच्छा फलत जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और बीमारियों एवं कीटों से, तमाम प्रकार की जो फल वाले पेड़ पौधों की बीमारियां हैं, कीट हैं, उसका सही से नियंत्रण करना चाहिए। सही नियंत्रण की विधियों को अपनाना चाहिए और समय से नियंत्रण करना चाहिए, जिससे वो बीमारियां इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाएं कि वो पुष्पों को प्रभावित करें, जिससे फलत प्रभावित हो। तो इस प्रकार से हम फलत को बढ़ा सकते हैं। दूसरा कि वायुवृत्ति को रोकना। आंधी तूफान जो है, जिसके कारण से फल जो है वो नष्ट हो जाते हैं। छोटी अवस्था में हवा की गति तेज़ अगर हो जाती है, गर्मियों में आंधी आती है, ठीक है, तूफान आते हैं, तो उससे फूल और फल क्या होते हैं, हल्के जो होते हैं वो गिर जाते हैं, तो बहुत सारे जो है वो नुकसान हो जाता है। तो इसको कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बैरियर्स लगाने चाहिए। हवा अवरोधी पेड़ पौधों को बाग के चारों तरफ लगाना चाहिए। ठीक है, बैरियर प्लांट को लगाना चाहिए, जिससे हवा, जो तेज गति से आने वाली हवा है, उसको रोका जा सके, हवा अवरोधक उसको रोक सके और हमारे बाग को जो है वो बचाया जाए। तो सही हवा अवरोधक का प्रयोग करके हम फल वाले पेड़ पौधों को जो है वो फलत को बचा सकते हैं। ये सारे कई उपाय हैं जिसके कारण हम जो है वो अपने उद्यान को रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तमाम प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जिसका छिड़काव करके हम फलों को रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, हार्मोन्स का प्रयोग जैसे नेप्थलीन एसिटिक एसिड NNA 0.25 से 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर घोल कर छिड़कने से पौधों में अच्छी प्राप्त होती है। 2,4-D का प्रयोग करने से, ठीक है, तो ये सारे जो हमारे नेप्थलीन एसिटिक एसिड है, 2,4-D है, इसका हमको प्रयोग करना चाहिए फलों में। ठीक है, पुष्प आने के बाद जब फल का निर्माण होता है तो नेप्थलीन एसिटिक एसिड 2,4-D इसकी उचित मात्रा को जो है वो छिड़काव करना चाहिए फल वाले पेड़ पौधों में, जिससे कि फलों को बचाया जा सके और अफलत की दशा को कम किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। आज मैं आपको जो है वो फल वाले वृक्षों में अफलत की दशा क्या होती है, किस कारण से होती है और उसके क्या उपाय हैं, ये मैंने पढ़ाया। ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, जो अक्सर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ऐसी क्लास हमारी कैसी लगी। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ से फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।